लोगों ने मॉरिस में बेसिक कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया था और फिर हम लोगों ने उसमें से उस सिस्टम में क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन सेट में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी है, उनकी कैटेगरीज क्या है वो डिस्कस कर लिया। तो आज इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट में हमने कहा था कि हमारे पास जो 25 टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं, 25 इंस्ट्रक्शंस में से 25 इंस्ट्रक्शंस होंगी इस कंप्यूटर के अंदर, जिनमें से 18 हमारे पास होंगी नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, जबकि 7 होंगी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। फिर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को हमने कहा था कि ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में भी वर्क कर सकती हैं और इनडायरेक्ट में भी कर सकती हैं। और नॉन मेमोरी रेफरेंस में हमने कहा था इसको सब कैटेगराइज किया गया 12 और 6 इंस्ट्रक्शन में। इसको हम कहते हैं रजिस्टर रेफरेंस और इसको इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। तो ये कुछ हमने कैटेगरी बना दी थी इंस्ट्रक्शंस की। फिर हमने कहा था इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमने कहा था कि टोटल 3 फील्ड्स हैं, जिसमें से 0 से 11 तक के बिट्स हैं, फिर 12, 13 और 14 नंबर बिट और 15 नंबर बिट है। 16 बिट की एक इंस्ट्रक्शन और फिक्स साइज है इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड। ये मोड बिट होगी, ये ऑप कोड और ये एड्रेस फील्ड। 12 बिट, 3 बिट और 1, टोटल 16 बिट है। रजिस्टर पढ़ लिए थे। आज हम लोग ना मशीन कोड देखते हैं कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड क्या है और इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी है। मशीन कोड ऑफ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। जो टोटल मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है वो मेरे पास 7 है और वो कुछ यूं है। फर्स्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन इज ऐड, फिर LDA। इनका क्या क्या काम होगा, कैसे काम करती हैं, मैं बाद में बता दूंगा, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं। लोड इंस्ट्रक्शन, STA स्टोर इंस्ट्रक्शन, BUN ब्रांच इंस्ट्रक्शन, BSA ब्रांच एंड स्टोर एड्रेस इंस्ट्रक्शन और ISV इंक्रीमेंट एंड स्किप 0 इंस्ट्रक्शन। ये 7 इंस्ट्रक्शन है मेरे पास क्योंकि मेमोरी रेफरेंस है। मशीन कोड लिखने का मतलब क्या है कि ये जो एंड वाली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इसका जो ऑपरेशन कोड है, ये मैं यहां बता देता हूं। ये मेरे पास आ गई इंस्ट्रक्शन का नेम, और फिर आता है ऑप कोड या ऑपरेशन कोड। एंड का ऑपरेशन कोड है 000, 3 बिट का ऑपरेशन कोड है हर इंस्ट्रक्शन का। ऑपरेशन कोड कुछ और होता है और मशीन कोड ओवरऑल कोड को कहते हैं। ऑपरेशन कोड उस मशीन कोड में से जो 3 बिट्स की फील्ड है उसकी वैल्यू को कहते हैं। तो ये टोटल मेरे पास 7 इंस्ट्रक्शन आ गए। तो 7 इंस्ट्रक्शन के तो ये लास्ट वाला जो मशीन कोड है वो मैंने गलत लिख दिया है, ये 110 है। टोटल 8 कॉम्बिनेशन है, लास्ट कॉम्बिनेशन को छोड़ के बाकी 7 कॉम्बिनेशन यूज हो गए। तो ये मेरे पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आ गई विद देयर ऑपरेशन कोड। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि इनके ये ऑपरेशन कोड आ रहे हैं हमारे पास और साथ इनके मेरे पास नेम आ गए। मशीन कोड कैसे लिखा जाएगा? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो
मशीन कोड में 15th नंबर बिट है, ये तो 3 बिट्स हैं हमारे पास जो कि ऑप कोड के लिए यूज होंगी, वो मैंने ऑपरेशन कोड हर इंस्ट्रक्शन का बता दिया। ये 12 बिट्स हैं जहां पे एड्रेस बताया जाएगा, वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मेमोरी का एड्रेस, क्योंकि मेमोरी 4 किलो बाइट्स की है तो टोटल 12 बिट, 4 किलो लोकेशंस है तो टोटल 12 बिट्स का एड्रेस होगा, तो ये 12 बिट आ सकती है। यहाँ पे ऑपरेशन कोड के अलावा जो 15th नंबर बिट है जिसमें 0 या 1 लिखा जा सकता है। 0 का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है, और 1 का मतलब है कि वो इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है। जी आप में से कोई बताए कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है? जी कोई स्टूडेंट इसका आंसर करना चाहे। सर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये है कि मोड में उस पोजीशन पे उसका एड्रेस होएगा। किसका एड्रेस? सर डायरेक्ट मोड के अंदर इफेक्टिव एड्रेस उसके साथ ही होता है, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होता है, उससे हमें पता चल जाता है। और इनडायरेक्ट मोड के अंदर उसके अंदर इफेक्टिव एड्रेस नहीं होता, उसके अंदर जो एड्रेस होता है पहले हम उस एड्रेस पे जाते हैं, उस एड्रेस के ऊपर इफेक्टिव एड्रेस पड़ा होता है जहां पर हमारा डाटा पड़ा होता है। गुड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब है यहाँ जो 12 बिट का इंस्ट्रक्शन के साथ एड्रेस आएगा ना वो इफेक्टिव एड्रेस है, व्हिच मींस कि जहां से हमें वो डाटा मिलेगा। और इनडायरेक्ट का मतलब है कि इन 12 बिट्स पे जो मेरे पास एड्रेस पड़ा है वो इफेक्टिव एड्रेस नहीं है, बल्कि उस लोकेशन का एड्रेस है जहां से इफेक्टिव एड्रेस मिल रहा है। तो अब मैं अगर इसका मशीन कोड लिखना चाहूं, फॉर एग्जांपल ऐड का मशीन कोड क्या होगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, तो हम मशीन कोड लिखते हैं पहले डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हर इंस्ट्रक्शन का डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें मशीन एंड का क्या मशीन कोड होगा? 15 बिट थी, एंड के लिए लिख रहे हैं तो 15th नंबर बिट में 0 आएगा, क्योंकि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमेशा 15th नंबर बिट 0 रहनी है। ऑपरेशन कोड में 000 आएगा क्योंकि ऐड का लिख रहे हैं। और ये जो 12 बिट्स हैं यहाँ पे एड्रेस कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इसकी जगह ना 3 क्रॉसेस लगा रहा हूँ। 3 क्रॉसेस इसलिए लगा रहा हूँ, इसका मतलब है ये कोई भी एड्रेस आ सकता है 12 बिट का, हेक्सा में 3 क्रॉस लगा दिए। और ओवरऑल ये जो 4 बिट है ये 0000 आ गया, तो इसको हेक्सा में लिखूं तो ये 0 XXX लिख दिया, यानी 0 और 12 बिट से कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो ये जो एंड का मशीन कोड बना डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में 0 और आगे क्रॉसेस आगे 3 क्रॉसेस मींस कि यहां पे एड्रेस कुछ भी आ सकता है। ऐड का अगर मशीन कोड लिखना हो तो ऐड के लिए भी 16th नंबर बिट 0, ऑप कोड में 001 आ गया, और बाकी ये 12 बिट्स में क्रॉस क्रॉस क्रॉस, व्हिच मींस हेक्सा में 3 क्रॉसेस और ये 0001, तो ये एक्चुअल में हेक्साडेसिमल में 1 बन गया। तो ऐड का जो मशीन कोड आएगा वो 1 और XXX आ जाएगा। ऐसे ही एलडीए का जब आप लिखेंगे सेम टेक्निक को यूज करते हुए तो ये कुछ यूं आ जाएगा, स्टोर का, फिर ब्रांच का, बीएसए का, और लास्ट वन इज आईएससी का। तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इनके मशीन कोड आ गए। ये 4 हेक्सा डिजिट है और ये लास्ट 3 हेक्सा डिजिट है, ये मैंने क्रॉसेस क्यों डाले हैं, इसलिए डाले हैं कि यहाँ पे 12 बिट का कोई भी एड्रेस आ सकता है। समझ आ रही है बात सबको? सर जी बेटा। सर ये काइंडली दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, यानी कि 0 से ऐड के लिए 1 कैसे आया और फिर आगे 2 कैसे आया? देखें, हाँ जी बता देता हूं। ऐड के लिए मोड बिट में 0 लिखा यहाँ पे, और ऑपरेशन पीरियड में 000 लिख दिया क्योंकि इसका ऑपरेशन कोड 000 होता है। जब हम ऐड का लिखेंगे, ऐड के बाद ऐड का लिखेंगे सॉरी, तो उसकी मोड बिट 0 और ऑपरेशन कोड बिट में 001 आ गया। तो जब इन चारों बिट्स को हेक्सा में पढ़ा तो ये 1 के इक्वल होता है। जब एलडीए का लिखेंगे तो मोड बिट 0 और ऑपरेशन बिट में 00010 आ गया, तो ये इन तीनों चारों बिट को मिलाकर 2 होता है, बाकी 12 बिट तो क्रॉसेस आ रही है, इसलिए उसका 2 क्रॉस 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 डाल दिया मैंने। सिमिलरली एसटीए का 3 क्रॉस क्रॉस बन जाएगा, इसका 4 5 और 6। आ रही बात समझ? जी सर, लवली सर, थैंक यू सर। गुड। अच्छा जी, यहां तक किसी का क्वेश्चन तो नहीं कि मैंने मशीन कोड कैसे लिख दिए? कोई क्वेश्चन हो?
ओके, अब इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में अगर मशीन कोड लिखना है। सर ये ऑपरेशनल कोड का क्या काम है, मतलब कि ऑपरेशनल ऑपरेशन कोड कोड कंप्यूटर में तो बाइनरी पड़ी होगी ना। अब बाइनरी के अंदर हर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि हर इंस्ट्रक्शन क्या है, तो हर इंस्ट्रक्शन को एक स्पेशल कोड असाइन कर दिया जाता है जिसको ऑपरेशन कोड कहते हैं। उस कोड से कंप्यूटर को पता लगता है कि इस वक्त इस कंप्यूटर ने ऐड करना है, ब्रांच करना है, लोड करना है, स्टोर करना है। तो वो हर इंस्ट्रक्शन का यूनिक होता है। अब आप देखें जो ओवरऑल मशीन कोड बनेगा ना वो भी यूनिक ही बनेगा। कभी भी ऐड और ऐड का सेम अगर मशीन कोड आ जाए, बाइनरी सेम हो जाए, तो क्या कंप्यूटर कभी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसने 000 अगर ऐड है और ऐड का भी 000 है? तो ऑपरेशन कोड की बेस पे कंप्यूटर ने ये जज करना है कि ऐड करनी है या ऐड करना है। सेम होता तो ऐड या ऐड कर नहीं पाएगा। तो इस वजह से हर एक का यूनिक कोड असाइन कर दिया जाता है जिसको हम लोग ऑपरेशन कोड कह रहे हैं। और ओवरऑल मिला के जो मशीन कोड बनेगा वो भी यूनिक रहेगा हर इंस्ट्रक्शन का, कभी भी सेम नहीं आ सकता किसी दो इंस्ट्रक्शन का। सर ये जो 000 है ये इस एड्रेस के ऊपर एंड का मतलब कि सारा पड़ा हुआ है। एड्रेस नहीं है, ये इसका अपना एक मशीन कोड है। कंप्यूटर ने इस 000 से पहचानना है कि किसने ऐड करना है। कैसे पहचानना है, हार्डवेयर में कैसे ये काम पता लगेगा वो हम बाद में देखेंगे। यही हमने पढ़ना है। अभी तो हमने मशीन कोड रख लिया ना, अभी हम देखेंगे कि इस मशीन कोड से कंप्यूटर को पता लग जाया करेगा कि वो ऐड करेगा, ऐड नहीं करेगा। हार्डवेयर ऐसा बना हुआ है। सर आपने अभी बोला था कि 12 बिट्स जो हैं उसमें कोई भी रैंडम वैल्यूज आ जाती हैं। रैंडम नहीं, मैंने रैंडम का वर्ड भी नहीं बोला। मैंने कहा कोई भी एड्रेस आएगा वो तो जब पूरा प्रोग्राम लिख रहे होंगे और आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा तो उस वक्त जहां प्रोग्राम पड़ा होगा उसका डाटा कहां पड़ा है, जो डाटा को एड्रेस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो एड्रेस आएगा ना। तो वो तो कुछ भी एड्रेस हो सकता है मेमोरी का, ओके वो फिक्स तो नहीं होता ना। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ऐड x वेरिएबल का एड्रेस, जब या ऐड a, अब a वेरिएबल को जो एड्रेस मिलेगा वो रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो हम जब उसका मशीन कोड थ्योरेटिकली पढ़े तो उसमें मैं आपको 0010 तो लिख नहीं सकता ना, मुझे नहीं पता कि x a b c जो वेरिएबल बनने हैं वो क्या एड्रेस मिलना है। लेकिन ये पता नहीं कि यहाँ पे आना कोई ना कोई मेमोरी का एड्रेस है। सही समझ आ रही बात सबको? यस सर। इनडायरेक्ट का मशीन कोड अगर लिखना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे पहले इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में अगर मशीन कोड, इसको अरेज कर दूं साइड वाले को, इस पोर्शन को, इसकी जरूरत तो नहीं है। ये समझ आ गया ना सबको? यस सर। जी सर। अब इनडायरेक्ट मशीन कोड, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की 16 बिट किया। फर्क क्या है, इनडायरेक्ट मोड में जब होगी ऐड की इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट मोड में लिख रहे हैं, ऐड की ऑपरेशन कोड 000 रहेगा, एड्रेस 12 बिट का कुछ भी आ सकता है। सिर्फ फर्क कहां पे आ रहा है, इस बिट में। यहां पे इनडायरेक्ट मोड में 1 आ जाएगा। तो जब इसको हेक्सा में हम लिखेंगे तो ये 100 इक्विवेलेंट होता है 8 के और साथ 3 क्रॉसेस लगा दिए, तो ये ऐड का मशीन कोड बन गया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। ऐसे ही जब ऐड का लिखना होगा तो 001 होगा ऑपरेशन कोड, मोड बिट 1 आ गई और साथ क्रॉसेस नहीं है तो ये 9xxx आ गया। तो ये 9 और 3 क्रॉसेस बन गए ऐड के लिए। लोड का जब लिखेंगे तो वो a तो क्रॉसेस आ जाएंगे, फिर b c या फिर d और ये e। तो जब कभी मशीन कोड में ये वैल्यू पड़ी होगी तो इसका मतलब एंड की इंस्ट्रक्शन है और वो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। जब कभी 8 क्रॉस 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 पड़ा होगा, 8 प्लस कोई भी एड्रेस पड़ा होगा, तो इसका मतलब होगा कि वो ऐड की इंस्ट्रक्शन है इनडायरेक्ट में। 0 का मतलब डायरेक्ट में और 8 का मतलब इनडायरेक्ट में। सिमिलरली ये सब बाकी इंस्ट्रक्शन। तो ये हमने सिर्फ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के मशीन कोड देखे हैं जी। यहाँ पे कोई पॉइंट हो समझ ना आया हो आप लोग, सबको समझ आया?
यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जब इंस्ट्रक्शन होंगी हमारे पास नॉन मेमोरी रेफरेंस, एक मिनट में किसी कॉल ले लूं प्लीज। ओके, जब इंस्ट्रक्शन हमारे पास नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होंगी, तो नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के केस में अब मशीन कोड कैसे लिखे जाएंगे? तो नॉन मेमोरी रेफरेंस में जो हमारे पास रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, वो 12 इंस्ट्रक्शन है। उनके जो नेम है वो मैं आपको बता देता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है अभी, आज से तो खुद ही याद हो जाएंगे, और इसकी यानी कोई कंपल्सरी नहीं है कि याद किए जाए। तो नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो मेरे पास टोटल है वो 12 है। CLA CLE इंस्ट्रक्शन है, फिर हमारे पास CMA CME, उसके बाद CIR CIL है, और उसके बाद SPA SNA SZA SZE और HLT, और ये टोटल मेरे पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है 12। सॉरी, नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन 12 जिनमें से रजिस्टर रेफरेंस लिखी है सिर्फ। ये छोड़ दिया मैं इंस्ट्रक्शन इसमें से। CLA CLE CMA CME CIR CIL, CIL के बाद IMC इंक्रीमेंट, फिर SPA और SNA। और ये 10 11 क्या वर्क करती है वो हमें अभी जानने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी इनके नाम बता देता हूँ। CLA क्लियर AC रजिस्टर जो हमने पढ़ा था, एक्यूमुलेटर रजिस्टर जिसे कहते हैं। CLE क्लियर E फ्लैग है। इस रजिस्टर सिस्टम के अंदर हमने एक छोटा सा फ्लैग रखा हुआ है जिसको E फ्लैग कहते हैं। CMA कंप्लीमेंट AC रजिस्टर में कंप्लीमेंट लेता है। CME E फ्लैग का कंप्लीमेंट लेता है। CIR सर्कुलर शिफ्ट राइट, सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट। CIL और CIR शिफ्ट करती हैं राइट और लेफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट, जिस तरह रोटेटिंग सेक्शन है ना इंटेल में, इसी तरह की मिलती जुलती सेक्शन है। लेकिन ये जब भी शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट करनी है तो हमेशा एक्यूमुलेटर रजिस्टर की वैल्यू को करेंगे। INC इंक्रीमेंट की सेक्शन है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर की वैल्यू में इंक्रीमेंट करती है। SPA स्किप इफ पॉजिटिव AC, पॉजिटिव होने AC पॉजिटिव होने की वजह की बेस पे एक इंस्ट्रक्शन का स्किप करती है प्रोग्राम में। SNA स्किप इफ नेगेटिव AC की वैल्यू नेगेटिव होने की बेस पे स्किप करती है। SZA स्किप इफ 0 AC की वैल्यू 0 हो तो स्किप करती है। SZE स्किप इफ 0 E फ्लैग इज 0, अगर E फ्लैग 0 है तो स्किप करेगा। HLT ऑल्ट इंस्ट्रक्शन है, ऑल्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम टर्मिनेट करती है। अब कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा 16 बिट का मशीन कोड देख के कि वो CLA है, CLE है, CMA है, CME है? उसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो देख ले, इनका मशीन कोड क्या है। एक्चुअली हमारे पास क्या थी, टोटल थी 16 बिट 0 से 15 तक।
मेमोरी रेफरेंस में तो हमने पढ़ लिया कि 3 बिट का ऑपरेशन कोड है, 1 बिट मोड बिट है और बाकी की 12 बिट एड्रेस बिट है। लेकिन जब नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होंगी तो क्योंकि इन इंस्ट्रक्शन ने मेमोरी से ना कोई डाटा लेना है ना मेमोरी पे कोई डाटा रखवाना है, तो उस सिनेरियो में इन्हें तो एड्रेस बिट्स चाहिए ही नहीं। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है? नॉन मेमोरी रेफरेंस के केस में जब वो रजिस्टर रेफरेंस हो, खास तौर पे नॉन मेमोरी रेफरेंस के केस में ये जो 3 बिट्स होगी ऑपकोड वाली वो 1 1 1 होगी, हमेशा 1 1 होगी। तो इसका मतलब कोई ना कोई नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। अगर तो ऑपकोड वाली बिट्स में 1 1 1 आ गया तो नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप ये ऑपकोड देखें तो ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन थे जिनमें से 7 यूज किए हैं, 8वां कॉम्बिनेशन यूज नहीं हुआ, 1 1 1 वाला कॉम्बिनेशन यूज नहीं किया गया। तो वो जब भी ऑपरेशन कोड में 1 1 1 होगा तो इसका मतलब ये नॉन मेमोरी रेफरेंस सेक्शन है। अब नॉन मेमोरी रेफरेंस में से क्या वो रजिस्टर रेफरेंस है या वो इनपुट आउटपुट है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन यहां 15th नंबर बिट करेगी। अगर 15th नंबर बिट 0 है तो इसका मतलब वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है जो कि 12th की काउंट में। इसका मतलब तमाम की तमाम रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के केस में ऑपरेशन कोड 1 1 1 और जो 15th नंबर बिट है वो 0 ही होगी। एक तो यहां तक पता लग गया कि ये आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ये नॉन मेमोरी रेफरेंस है और नॉन मेमोरी में से भी रजिस्टर रेफरेंस है। अब कौन सी वाली रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है उसका कैसे पता लगेगा? उसका पता करने का तरीका ये होगा, मशीन कोड में जो ये 12 बिट्स हैं ये बताएगी। यहाँ पे 0 1 1 होगा, ये जो 12 बिट है 0 से लेके 11th नंबर तक। अगर इसमें सिर्फ 11th नंबर बिट 1 होती है बाकी तमाम 0 होती हैं, बाकी तमाम बिट 0, सिर्फ 11th नंबर बिट 1 बाकी तमाम 0। और 12 13 14 भी 1 1 है और 15 1 है। जब ये वैल्यू होगी तो इसका मतलब ये पहले वाली इंस्ट्रक्शन है CLA। CLA के लिए 11th नंबर बिट 1 होगी बाकी सारी 0। मैं आखिरी 12 बिट्स की बात कर रहा हूं। CLB के लिए 10th नंबर बिट 1 होगी बाकी सब 0। CMA के लिए 9th नंबर, CMB के लिए 8th नंबर, सिमिलरली चलते जाएंगे। तो अगर इसको मैं हेक्साडेसिमल में लिखूं तो 0 1 1 का मतलब होता है 7, ये 1 0 0 का मतलब है 8, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0। तो जो मशीन कोड CLA का बनेगा वो 7 8 0 0 होगा इन हेक्साडेसिमल, जो कि 16 बिट में 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 ये वैल्यू आती है। ये CLA का मशीन कोड होगा। CME का मशीन कोड क्या आएगा? 0 1 1 1, उसके बाद यहाँ पे 0, 10th नंबर बिट 1, फिर बाकी की सारी 0। तो ये बन जाएगा 7 4 0 0। ये CLE का मशीन कोड होगा। इसी टेक्निक को यूज करके अगला लिखेंगे 0 1 1 0 0 1 0 और 0 0 0। ये बनेगा 7 2 0 0। ये इसका मशीन कोड हो जाएगा CMA का। और CME के लिए फिर 9th नंबर 11 10 9 8 नंबर 1 होगी। सिमिलरली इस तरह करते जाएंगे। जब उसको हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 7 1 0 0। फिर बनेगा 7 0 8 0 7 0 4 0 7 0 2 0। इसका 7 0 1 0। फिर 7 0 0 8, इसका आ जाएगा 7 0 0 4 7 0 0 2 और 7 0 0 1। ये मशीन कोड है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के। ये समझ आई बात सबको कि कैसे टेक्निक से। अब आप देखेंगे तमाम इंस्ट्रक्शन के यूनिक कोड जो है वो यूनिक है, किसी का सेम नहीं है। कंप्यूटर आइडेंटिफाई करेगा, कंप्यूटर को जब यहाँ पे 1 1 1 मिलेगा और 0 मिलेगा वो रजिस्टर रेफरेंस और इनकी किसी एक बिट की बेस पे किसी कोई ऐसा हार्डवेयर यूज करेंगे जो कि इनकी बिट की बेस पे डिसाइड कर लेगा कि ये CLA है, CLE है, CMA है, CME है, समझ आ रही है बात सबको?
ऐसे ही जो मेरे पास इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, वो हमारे पास 6 इंस्ट्रक्शन है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। उनके मशीन कोड क्या होंगे? तो जो पहले 6 इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी हैं, वो पहली इंस्ट्रक्शन है INP OUT SKI SKO और I ON I OFF, ये नाम है इंस्ट्रक्शन के। इनपुट इंस्ट्रक्शन, आउटपुट इंस्ट्रक्शन, skip if input, skip if output, turn interrupt on, turn interrupt off। तो ये 6 इंस्ट्रक्शन है। इसका मशीन कोड कैसे बनेगा? सेम टेक्निक, जो 16 बिट थी, ऑप कोड में 111 आ जाएगा, मोड बिट में 1 आ जाएगा, तो ये 1 1 1 1 होंगी बिट्स। बाकी जो 11 बिट्स हैं उनमें से आई इनपुट के लिए 11th नंबर 1 होगी, बाकी सारी 0 होंगी। तो ये हो जाएगा F800, ये INP का मशीन कोड। इसका बन जाएगा F800। इससे अगली का जब लिखेंगे तो वो F400 होगा, फिर F200, F100, F080, F040। तो ये इनके मशीन कोड आ गए, इनपुट आउटपुट। समझ आ रही है बात सबको? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैं एक पिक्चर ऐड करके आपको सारा दिखा दूं। एक मिनट ये नजर आ रहे हैं सबको इंस्ट्रक्शंस? यस सर। ये इंस्ट्रक्शन है, ये जितनी 25 की 25 इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं उनके मशीन कोड लिख दिए गए हैं हेक्साडेसिमल में। यहां से शुरू हो जाती हैं हमारे पास यहां तक रजिस्टर रेफरेंस, ये इनपुट आउटपुट और ये मेमोरी रेफरेंस। एंड करती है। अब इन इंस्ट्रक्शन के काम को जरा समझें। एंड की इंस्ट्रक्शन क्या करती है? एसी रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करती है मेमोरी के साथ। जो ऐड के साथ एम लिखा गया, एम का मतलब मेमोरी, जो मेमोरी कंटेंट बताए जाते हैं, जो डाटा होता है मेमोरी का, इफेक्टिव एड्रेस से जो डाटा मिलता है, एंड की इंस्ट्रक्शन उस डाटा का और एसी का ऐड करती है। ऐड की इंस्ट्रक्शन मेमोरी से जो डाटा मिलता है उसका और एसी का ऐड करती है, और अगर कोई कैरी फ्लैग आ जाए तो वो ई में भेज देती है। अब ये जो मेमोरी का डाटा मिलता है एम से, ये जो एम लिखा गया है, इस एम का मतलब है मेमोरी का डाटा। वो डाटा डिपेंड कर रहा है, अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है तो फिर तो इफेक्टिव एड्रेस साथ ही इंस्ट्रक्शन के पढ़ा तो उधर से मिल जाता है। अगर इनडायरेक्ट में है तो इफेक्टिव एड्रेस पहले रीड करते हैं और फिर वहां से डाटा रीड मिलता है। लेकिन एंड का जनरल काम क्या है? मेमोरी वाले डाटा और एसी का ऐड करना और रिजल्ट को एसी में रखना। ऐड ने ऐड करना है, एंड ने ऐड करना है। लोड का काम क्या है? मेमोरी जो डाटा मिलेगा वो एसी में लोड कर लेना। स्टोर का काम क्या है? मेमोरी में जाके एसी की वैल्यू को स्टोर करवा देना। वन ब्रांच इंस्ट्रक्शन में अनकंडीशनली जो मेमोरी में इफेक्टिव एड्रेस आपने बताया वहां पे आपके प्रोग्राम को ब्रांच कर देता है, जंप करवाया था। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है जेएमपी इंस्ट्रक्शन। हम लिखते थे ना जेएमपी एए, इसका मतलब होता था हमने जंप करवा लिया इस एड्रेस पे। तो अब हम लिखेंगे इस कंप्यूटर में 1x या ए जो एड्रेस होगा वहां पे ब्रांच कर दी जाएगी, अनकंडीशनली जंप।
BSA की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, सेव रिटर्न एड्रेस इन M एंड ब्रांच M+1। ये ब्रांच भी करवाती है किसी एड्रेस पे, किस एड्रेस पे जो मेमोरी का एड्रेस इसके साथ बताया गया उस +1 पे एड्रेस पे जंप करवाती है, प्लस जो मेमोरी एड्रेस उसको कहीं ना कहीं सेव करती है। कहां सेव करती है, वो M पे सेव करती है। ISG की इंस्ट्रक्शन मेमोरी के कंटेंट में +1 करती है और स्किप इफ 0, अगर +1 करने से आंसर 0 आ रहा हो तो एक इंस्ट्रक्शन का स्किप करती है, एक इंस्ट्रक्शन माइनस स्किप करके उससे अगली पे जंप कर जाती है। ये तो थी वो इंस्ट्रक्शन जिन्होंने मेमोरी को है किसी न किसी तरह से यूज करना है। फिर CLA AC को क्लियर करती है, ये क्लियर E फ्लैग करती है, AC को कंप्लीमेंट E कंप्लीमेंट, सर्कुलर राइट E एंड AC को सर्कुलर राइट शिफ्ट करती है। ये CIR ना बिल्कुल इक्विवेलेंट है RCR इंस्ट्रक्शन के। RCR इंस्ट्रक्शन क्या थी, हम लिखते थे ना RCR इंस्ट्रक्शन, कौन सी थी वो, राइट सर्कुलर रोटेशन, राइट विद कैरी, तो ये उसके इक्विवेलेंट वर्क करती है CIR, और कैरी की फ्लैग की जगह ई फ्लैग यूज करती है। CIR लेफ्ट करती है इंक्रीमेंट, सिंपल इंक्रीमेंट करती है। इसी तरह AC को स्किप, AC 0 है तो स्किप करो, पॉजिटिव है स्किप करो, नेगेटिव है 0 करो, एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस थी हमारे पास। जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले। सर ये हम इंस्ट्रक्शन चलाएंगे भी डॉक्स वॉक्स के अंदर जैसे हम नहीं, हम इसके लिए चलाएंगे नहीं, हम इसका प्रैक्टिकल वर्क ही करेंगे। इंस्ट्रक्शन का यूज पढ़ रहे हैं, अब बाद में फिर हम मिलकर देखेंगे ये इंस्ट्रक्शन बनाई कैसे, यानी इंस्ट्रक्शन के लिए जो हार्डवेयर बनाता है वो हार्डवेयर क्या वाकई में ये जो हमने इंस्ट्रक्शन डिफाइन के लिए ये काम करती है वैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। आगे है इंस्ट्रक्शन साइकिल फेजेस। इंस्ट्रक्शन साइकिल फेजेस का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं ना कोई एक इंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो डिफरेंट तरह के फेजेस से गुजरती है, उन फेजेस को इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। मिला के इकट्ठे को इंस्ट्रक्शन साइकिल कह दिया जाएगा। जो ये फेजेस इस कंप्यूटर में, बेसिक कंप्यूटर में यूज होंगे, नंबर 1 होगा फेच फेज, नंबर 2 होगा डिकोड फेज, नंबर 3 होगा effective address calculation, phase, और नंबर 4 होगा एग्जीक्यूशन फेज। इन जनरल तो हम कह देते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है उस एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं छोटे से छोटा ऑपरेशन जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो एक सिंगल असेंबली की इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए कंप्यूटर बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उनको माइक्रो ऑपरेशन कहा जाता है। और इन ऑपरेशन को डिफरेंट फेजेस में रखा गया है। यहां पे हम इनको 4 फेजेस से डिफाइन करते हैं, फेच, डिकोड, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशन फेज। अब फेच फेज क्या है? फेच फेज का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन का मेमोरी से रीड होना और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाना। इंस्ट्रक्शन का मेमोरी से रीड होना और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाना, इसको फेच फेज कहते हैं। फेच फेज के अगेंस्ट कंप्यूटर जो काम करता है वो क्या काम करता है? पीसी रजिस्टर में बताता है कि कौन सी वाली इंस्ट्रक्शन को चलाना है। तो फेच फेज के अगेंस्ट पीसी वाली मेमोरी में से कुछ डेटा रीड किया जाएगा जो कि एक्चुअल में एक इंस्ट्रक्शन है और उसको आईआर रजिस्टर में ले आएंगे। इस तरह की फॉर्मेशन में मैं लिख रहा हूं इसको। इसका मतलब क्या है?
मेमोरी ऑफ पीसी से रीड करो और आईआर में ले आओ और फिर पीसी में +1 कर दिया जाए। ये दो काम किए जाते हैं। हम जब भी पढ़ते थे हम कहते थे इंस्ट्रक्शन जब कोई चल रही होती है, अपने एग्जीक्यूशन फेज में हो, एग्जीक्यूशन कर रही हो, तो पीसी रजिस्टर या फिर इंटेल के एतबार से आईपी रजिस्टर अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है। तो वो क्या, उसका क्या मतलब है, कभी इंस्ट्रक्शन ने स्टार्ट किया है, फेच के केस में ये प्रोसेस किया, मेमोरी को पीसी से रीड की, इंस्ट्रक्शन आईआर में ले और पीसी में +1 कर दिया, इसको हम फेच फेज कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास ये मेमोरी है, मेमोरी के कोई ना एक एड्रेस है 020, इस पे यहां पे कोई वैल्यू पड़ी है जो कि एक इंस्ट्रक्शन है, मैं उसको कह देता हूं उसकी मोड बिट 0 है, यहाँ 000 है, यहाँ पे 1 2 3 पड़ा। तो जब फेच फेज ये इंस्ट्रक्शन चलेगी और पीसी इस वक्त 1020 पे था, फेच फेज कंप्लीट होने के बाद होगा क्या, आईआर में वैल्यू आ गई होगी 0 1 2 3, ये आईआर की वैल्यू बन गई होगी, यानी ये इंस्ट्रक्शन आ चुकी होगी, और पीसी की नई वैल्यू बन चुकी होगी 0 2 1, पीसी अब अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने लग गया। तो ये जब काम हो गया तो इसको हम कहते हैं ये फेचिंग हो गई। ये सारा फेच फेज है। ठीक है जी, समझ आ रही है? फेच फेज का मतलब है इंस्ट्रक्शन का मेमोरी से रीड होके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाना और पीसी में +1 हो जाना। नेक्स्ट है डिकोड फेज। डिकोड फेज का मतलब ये है कि आईआर रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन पड़ी थी, इससे पता लग जाना कि वो इंस्ट्रक्शन कौन सी है, कंप्यूटर को पता लग जाए कि वो इंस्ट्रक्शन कौन सी है। आईआर रजिस्टर में पड़ी हुई वैल्यू से कंप्यूटर को पता लग जाना है कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, एंड है, ऐड है, सीएल है, सीएमबी, कौन सी इंस्ट्रक्शन है। इस काम को हम लोग कहते हैं डिकोड। डिकोड कर दिया इंस्ट्रक्शन के मशीन कोड से, कंप्यूटर ने जान लिया कि वो इंस्ट्रक्शन कौन सी है, इसको डिकोड कह रहे हैं। समझ आ रही है बात सबको? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गई, अब अगर इफ इंस्ट्रक्शन जो है, अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस है, इंस्ट्रक्शन इक्वल टू मेमोरी रेफरेंस, तो व्हाट इज द इफेक्टिव एड्रेस, व्हाट इज द ईए, इफेक्टिव एड्रेस क्या है। अगर वो डायरेक्ट में है फिर तो इंस्ट्रक्शन के साथ जो बाकी की 12 बिट्स हैं, यानी चूंकि इंस्ट्रक्शन आईआर में आ गई थी तो वो आईआर की 0 से 11 तक की जो बिट्स हैं वो ये इफेक्टिव एड्रेस है। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट मोड में है तो फिर आईआर की जो 0 से 11 तक की बिट्स हैं, इस वाली मेमोरी से जाके दोबारा से रीड करके कुछ ले आना, उसको हम इफेक्टिव एड्रेस कहेंगे। तो इंस्ट्रक्शन का पता लग जाने के बाद अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस है तो ईए की जो कैलकुलेशन है वो जिस फेज में की जाती है उसको इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन कहते हैं। जब ये फेज गुजर जाएगा फिर लास्ट फेज आ गया, क्योंकि अब कंप्यूटर को पता है कि इंस्ट्रक्शन कौन सी है, डिकोडिंग फेज से पता लग गया, इंस्ट्रक्शन के लिए इफेक्टिव एड्रेस पता लग गया, तो अब कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी अगर ऐड करना है तो ऐड कर देगा डाटा ला के, अगर ऐड करना है ऐड कर देगा, स्टोर करना है स्टोर कर देगा, लोड करना है लोड कर लेगा, जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है, फेच से लेके डिकोड, इफेक्टिव एड्रेस, और उसके बाद लास्ट वन इज एग्जीक्यूशन फेज। जी, यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दें कि वो कैसे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेगा। इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कैसे करेगा? अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है फिर तो इंस्ट्रक्शन क्योंकि आईआर में पड़ी थी और हमें पता है
डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो इंस्ट्रक्शन की 11 0 से 11 तक की बिट्स होती हैं वो एड्रेस होता है। लेकिन क्या वो इफेक्टिव एड्रेस होता है? यस, उस सूरत में इफेक्टिव एड्रेस है अगर 15th नंबर बिट 0 है, तो जो मेमोरी रेफरेंस है डायरेक्ट मोड में है। अगर वो 15th नंबर बिट है 1 है तो फिर वो इफेक्टिव एड्रेस नहीं है, बल्कि फिर इस एड्रेस पे जाके दोबारा से रीड करेंगे तो वहां पे वो इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। तो वो जो रीडिंग का प्रोसेस है कि एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस मिल जाए उसको हम इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन फेज कहते हैं। जी समझ आई बात सबको? इस पूरे प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? सर जो हमारे ये मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं इनके अंदर भी यही फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट यही साइकिल फॉलो करते हैं? ऐसे ही एग्जैक्टली ये नहीं, कुछ कंप्यूटर में 5 फेजेस होते हैं, मॉडर्न के अंदर इससे ज्यादा भी होता है, राइट बैक फेज भी होता है, मेमोरी राइट भी होता है, इसे डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्योंकि बहुत बेसिक कंप्यूटर बहुत नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन थोड़ी है तो इसमें इतने इंस्ट्रक्शन के काम के लिए 4 ही फेज बनाए गए हैं। लेकिन ये यकीनी बात है कि हर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन फैच होती है यानी मेमोरी से रीड की जाती है, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, पता लगता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, फिर उसका डाटा और अगर मोर देन 1 डाटा है तो वो कैलकुलेट किए जाते हैं एंड सो ऑन, जो भी उसका प्रोसेस है वो किया जाता है। सर एक इंस्ट्रक्शन के लिए 4 साइकिल है तो ये सर ये इतना ज्यादा काम ये मतलब कैसे ये इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? तो यही तो बात है कि हम हमारे कहने में का मतलब होता है कि एक इंस्ट्रक्शन चली है असेंबली में, लेकिन वो एक नहीं चल रही, उसके अगेंस्ट कंप्यूटर ने बहुत सारा काम किया है। उसको टाइम जो कंप्यूटर में टाइमिंग साइकिल चल रहे होते हैं, एक टाइमिंग साइकिल नहीं चला, बहुत सारे टाइमिंग साइकिल चले हैं। और जो स्मॉलेस्ट ऑपरेशन होता है इसको हम माइक्रो ऑपरेशन कह रहे होते हैं। ये आप इसका इससे अंदाजा लगाएं कि इतना फास्टली क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने कंप्यूटर की स्पीड भी तो देखे ना, जब हम कहते हैं 3.2 गीगाहर्ट्ज का कंप्यूटर, इसका क्या मतलब होता है? 3.2 गीगाहर्ट्ज जो कंप्यूटर सीपीयू की पावर बताते हैं, या 3.0 2.5 गीगाहर्ट्ज का कंप्यूटर है, इसका क्या मतलब होता है? सुनी तो आप सबने होगी, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी से देखा भी होगा कि आपके पास जो सीपीयू यूज हो रहा है, हम एक सीपीयू यूज हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में? हाँ जी सुना है ना सबने? ये आंसर करे कोई? तो क्या मतलब होता है उसका? या बस हम ये देखते हैं कि जो ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा है बस? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्लॉक साइकिल बताते हैं। ये नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है पर यूनिट टाइम कितने साइकिल चलते हैं। तो 3.2 गीगा which is equivalent to 3.2 into 2 raised to power 30 नंबर ऑफ साइकिल, बहुत बड़ा नंबर है। इतने नंबर ऑफ साइकिल चलाता है वो एक टाइमिंग साइकिल एक यूनिट टाइम में, यानी 1 सेकंड में। तो इससे अंदाजा लगाने इतने नंबर ऑफ साइकिल चलते हैं, तो फिर एक इंस्ट्रक्शन अगर ज्यादा साइकिल भी लेती है तो ये वैल्यू इतनी बड़ी है कि पर सेकंड इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन चल जाती हैं, इसलिए कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन बेसिकली इतना काम करना पड़ा होता है उसको, एक इंस्ट्रक्शन के लिए इतनी टाइमिंग साइकिल चलाने पड़े होते हैं। सर इतनी स्पीड कैसे गेन की है इसने? किसने? 3.2 गीगाहर्ट्ज किस तरह मेजर किया उन्होंने? देखिए तो ये जो सीपीयूज बनाती हैं कंपनीज बताती है ना, वो जो उसमें कंपोनेंट यूज किए गए ट्रांजिस्टर थे ना, पहले वैक्यूम ट्यूब होती थी, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी आए। आईसी इतने फास्ट काम करते हैं ना, उसका जो आईसी की अपनी टेक्निक है वो ऐसे वर्क कर रही होती है, वो इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की मूवमेंट करवाती है, इस वजह से ऐसा होगा। या जो भी वो आईसी का बेसिक मैकेनिज्म होगा बनाने का, उसके अंदर ऐसा कोई काम होता है जिससे वो इतनी तेजी से काम करता है। ओके सर। अच्छा जी, अब आगे जरा एक फिगर मैं बना रहा हूँ, इसको हम कहते हैं कॉमन बस सिस्टम, जिससे हमें पता लगता है ये
कॉमन बस सिस्टम। इस फिगर से हमें पता चलता है कि कंपोनेंट आपस में जुड़े कैसे होते हैं। मैं कहता हूँ मेमोरी है, उसके बाद यहाँ पे है रजिस्टर, ये बल्कि मैं आपको ना सिर्फ मुझे 1 मिनट दें, स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, मैं इसकी एक्चुअल फिगर बुक वाली ही ले लेता हूँ, मैंने वही ड्रॉ करनी है। बेहतर है बुक वाली ही एग्जैक्टली जो बनी हुई है वही ले लीजिए।
मेरा ख्याल है फिगर इसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रही, मैं इसको ना ड्राइंग कर देता हूँ। ये मैं एक फिगर ड्रॉ कर लूँ और उसके बाद मैं फिर आपको समझा देता हूँ ये है क्या। और मैं रेफरेंस के तौर पे ना आपको बता दूंगा बुक में से एग्जैक्टली कहाँ से देखनी है फिगर। ये बेसिकली फिगर है जो हमें बता रही है कॉमन बस सिस्टम। ये जो हमने बस शुरू में डिस्कस की थी, ये समझने में वो बस बनी हुई है। ये मल्टीप्लेक्सर लगा के पूरी बस बनाई गई है। जिस तरह वहां पे हमारे पास ए बी सी डी रजिस्टर थे ना, यहाँ पे ये तमाम रजिस्टर और मेमोरी है, ये सारे के सारे बस से अटैच हैं। ये सबका डाटा बस में जा रहा है और वापस बस से जो डाटा है वो भी जाके वापस इन सब से अटैच है स्वाई एसी के। तो होता यह है कि एक वक्त में यहाँ से बस की सिलेक्शन लाइन बताती है इंस्ट्रक्शन की बेस पे कौन से रजिस्टर का डाटा सिलेक्ट करो और यहाँ पे ले आओ। उस रजिस्टर का डाटा सिलेक्ट होता है, बस पे आ जाता है और बाद में वो किसी एक रजिस्टर में लोड कर दिया जाता है। ये जो मैंने 3 लाइनें लगाई है ना छोटी छोटी, इसको लोड, क्लियर, इंक्रीमेंट। हर रजिस्टर के 3 पिन्स होती हैं, इन्हें कंट्रोल इनपुट्स कहते हैं। एक को कहते हैं लोड की कंट्रोल इनपुट, एक को कहते हैं क्लियर की और एक को इंक्रीमेंट की। इन 3 पिन्स में से जिस पिन पे 1 जा रहा हो वो वाला ऑपरेशन उस रजिस्टर में कर दिया जाता है। ये फॉर एग्जांपल एआर रजिस्टर है, इसमें कोई डाटा आ रहा है, यहां से डाटा आउट होता है। अगर इसकी लोड पिन पे 1 होगा तो यहां इस लाइन पे जो इनपुट डाटा आ रहा है वो सारा एआर में लोड कर दिया जाएगा 12 बिट का। ये 12 बिट के हैं, ये 16 बिट के। अगर क्लियर पिन पे 1 होगा तो एआर में जो मर्जी पड़ा उसको क्लियर कर दिया जाएगा, 0 बना दिया जाएगा। अगर इंक्रीमेंट पिन पे 1 पड़ा हो तो एआर में जो मर्जी पड़ा उस वैल्यू में +1 कर दिया जाएगा। और अगर इन तीनों पिन्स पे 0 पड़ा हो तो कुछ भी नहीं किया जाता, जो पड़ा जैसे पड़ा ऐसे पड़ा रख दिया जाता है। लेकिन ये कभी भी नहीं होता कि इन तीनों में से एक टाइम साइकिल पे मल्टीपल पिन्स पे 1 आ जाए। एक वक्त में किसी एक पिन पे 1 होता है, एक से ज्यादा पे नहीं होता। तो एक्चुअली बस पे डाटा लोड कौन से वाले रजिस्टर करना है, बस के साथ अटैच सारे होते हैं, लेकिन यहां से सिलेक्शन लाइंस होंगी, ये बताएंगे किसका करना है। उस वाले का डाटा बस पे आ जाएगा और जिस वाले रजिस्टर की लोड पिन पे 1 होगा वहां पे जाके वो स्टोर हो जाएगा डाटा। मेमोरी की रीड और राइट होती है। जब मेमोरी से रीड करना हो तो मेमोरी की रीड पे 1 जाता है, तो मेमोरी से रीड होकर और साथ बस पे यहां पे सिलेक्ट हो जाता है। और अगर ये बस पे जो डाटा पड़ा है मेमोरी की राइट पिन 1 हो तो वो मेमोरी पे राइट कर दिया जाता है। अब मेमोरी में कहां पे रीड किया जाता है, कहां से या कहां पे राइट किया जाता है, वो वाला एड्रेस जो है वो ये एड्रेस बस से मिल रहा था। ये जो 12 बिट की बस बनाई गई है इसको एड्रेस बस कहते हैं। तो एड्रेस बस सिर्फ कनेक्ट होती है एआर से मेमोरी की तरफ। तो मेमोरी को जब भी कोई एड्रेस जाना है वो एआर से हमेशा जाया करेगा। तो इसको ओवरऑल हम कॉमन बस सिस्टम कह रहे होते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का?
इसमें मैंने एक दो रजिस्टर स्किप कर दिए, जैसे टीआर रजिस्टर भी था दरमियान में, आईएनपीआर रजिस्टर भी है, वो मैंने उससे स्किप कर दिया। मुझे फिगर आप कंप्लीट देखेंगे ना बुक से तो आपको समझ आ जाएगी। जी सर बस किधर है, मतलब कहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ना ये वाला, ये बस की वो लाइन है, समझ लें। वहां पे हमने ऐसी बनाई थी ना, ए बी सी रजिस्टर थे, उनसे मल्टीप्लेक्सर्स की इनपुट के तौर पर सिलेक्ट हुए थे। यहाँ पे हम जो ये मल्टीप्लेक्सर्स थे और ये वैल्यूज बाहर जा रही थी, वहां पे हमने बस ऐसी बनाई थी। समझ लें ये ए बी सी की बजाय आई आर ए आर डी आर ये सारे रजिस्टर हैं, यहाँ से वापस लाइन जाके ये सारी की सारी दोबारा इन सब से अटैच है, और ये मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइन है। यहाँ से मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइन की बेस पे किसी एक का डाटा सिलेक्ट होगा, इधर आएगा, और यहाँ से इन सब के साथ अटैच होगा। अटैच बेशक सबके साथ है, लेकिन स्टोर उसी में जाके होगा जिसकी लोड वाली पिन पे मान जा रहा होगा। अब कब कौन से वाले रजिस्टर की लोड पिन पे मान भेजना है, कब कौन से वाले को सिलेक्ट करना है, ये हम हर इंस्ट्रक्शन के साथ साथ पढ़ेंगे, देखेंगे। समझ आइए बात सबको। सर ये लास्ट में आपने मेमोरी और एआर का भी बताया था, ये रिपीट करते हैं। मैंने ये बताया कि मेमोरी के साथ भी बस अटैच है, मेमोरी से भी कंटेंट आ सकते हैं, मेमोरी पे राइट भी करवाया जा सकता है, लेकिन मेमोरी पे खाली रीड राइट नहीं होता, मेमोरी के साथ बताना पड़ता है कि कौन से एड्रेस से रीड करना है या कहां पे राइट करना है। वो एड्रेस इस लाइन से जा रहा है, ये मैंने एक लाइन बनाई हुई है 12 बिट की, ये एआर रजिस्टर की वैल्यू जाती है मेमोरी के पास। जब कहा जाएगा मेमोरी की रीड में मानना है, तो मेमोरी रीड करेगी कहां से, इस वाले एड्रेस से, और इस लाइन पे डाल देगी यहाँ पे। अगर मेमोरी की राइट पे मान जाएगा तो ये यहां से जो डाटा आ रहा है वो राइट कर दिया जाएगा। कहां राइट किया जाएगा, इस वाले एड्रेस पे। अगर दोनों जीरो हैं तो ना मेमोरी का कुछ किया जाएगा, चेंज नहीं होगा, और कभी भी दोनों इकट्ठे मान नहीं हो सकते। जी यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। नेक्स्ट हमारे पास एक और फिगर है। सर काफी नहीं है आज? नहीं लेक्चर कम है इसलिए काफी नहीं है। ये लास्ट फिगर है, बस इस फिगर को डिस्कस कर लें फिर आज के लिए खत्म कर दें। रिकॉर्डिंग एंड टाइमिंग सिग्नल डायग्राम, ये लास्ट फिगर एक मिनट ड्रॉ कर देता हूं, इसको जरा समझ लें, उसके बाद में फिर खत्म करूंगा। जी
ये मैंने डिकोडर यूज किया 3x8 का, आईआर रजिस्टर की वैल्यू है 1 बिट, 3 बिट, 12 बिट, ओवरऑल ये 16 बिट है। ये ऑपकोड वाली बिट्स हैं, ये मोड बिट है और ये 12 बिट का ट्रेस है। ये बेसिकली कंट्रोल सिग्नल्स हैं। होता क्या है, जब मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो उस इंस्ट्रक्शन की 3 बिट्स को पास किया जाता है एक डिकोडर से, 3x8 डिकोडर से, और डिकोडर 3x8 है क्योंकि 3 इनपुट 8 आउटपुट बनेंगे। उन जो डिकोडर के आउटपुट है उनको मैंने नाम दे दिया D0 से D7 तक। ये 1 बिट जाती है आई फ्लैग है एक में, और इसको मैंने आई का नाम दिया। अब जरा ये मुझे बताना है, क्या डिकोडर में कभी ऐसा हो सकता है कि उसकी एक से ज्यादा आउटपुट में 1 आ जाए? क्या डिकोडर में कभी ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा आउटपुट में 1 आ जाए? नो सर। नो सर। ये मैंने एक 4 बिट का काउंटर यूज किया, उस काउंटर की आउटपुट को दिया 4x16 के डिकोडर को, और डिकोडर की यहाँ पे जो आउटपुट है वो T0 से T15 तक है। 4 बिट काउंटर है। इसको क्या, इसकी ये इनपुट आ जाएगी क्लियर और ये इंक्रीमेंट की। काउंटर पढ़े हैं ना DID में, 4 बिट काउंटर क्या होते हैं कि क्लॉक पल्स आए और क्लॉक पल्स आने पे वो अगले को काउंट कर ले, रिपल काउंटर कहते हैं उसको। 0 है तो फिर 1 बना दे, यानी अगर 4 बिट काउंटर की आउटपुट से 0 0 0, अगले साइकिल आने पे ये एक क्लॉक पल्स आया, अगला क्लॉक पल्स आने पे वो बन जाएगा 0 0 1, उससे अगला पे 0 0 2। हां, अगर क्लियर पे 1 भेजे तो फिर ये 0 0 पे रीसेट हो जाएगा। ये 4 बिट काउंटर है जो कि यहां से डिकोडिंग में टाइमिंग सिग्नल जनरेट कर रहा है। डिकोडर को पास करेंगे T0 से T15 तक। जब 0 0 0 जाएगा तो यहां से T0 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। फिर जब 0 0 1 जाएगा काउंटर से तो ये T1 आ जाएगा 1, बाकी सारे 0। ये T0 से T15 तक लिखे हैं मैंने। फिर जब 0 0 1 0 जाएगा तो T2 अप टू T15 तक, और जब क्लियर कर दिया तो फिर अगले साइकिल में दोबारा उसने 0 हो जाना है। अब ये जो D0 से D7 है, ये आई है, ये एक्चुअली में कंट्रोल सिग्नल है। ये बिट्स ही है ना, लाइंस हैं, इन पे वायर्स हैं, इन पे वोल्टेज आ रहा है 0 या 1 की फॉर्म में। ये सिग्नल कंप्यूटर को हेल्प करते हैं बताने में कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है। जब कभी D0 वाली वैल्यू 1 होगी, बाकी सारी तो 0 होंगी उस वक्त, तो कंप्यूटर को पता लग जाएगा कौन सी इंस्ट्रक्शन है। D0 1 आने पे कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, आपको ख्याल है? जब D0 1 होगा तो कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी जी? D0 1 आने पे कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी? कोई स्टूडेंट, ये D0 का 1 होगा, ये वाला D0 1 कब होगा, यानी इस आउटपुट लाइन पे डिकोडर की 1 कब आएगा, किस केस में 1 आएगा? मैंने आप लोगों को डिकोडर स्टार्ट में बताया था क्या करते हैं काम। किसी को नहीं पता D0 में 1 कब आएगा? जी को स्टूडेंट बताए, मैं उसको क्विज के मार्क्स दूंगा, क्विज में नंबर मिल जाएगा उसको। सर जब इनपुट में 0 0 होगा तो D0 1 होगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये आप पहले क्यों नहीं बोल रही थी? सर मैं पानी पी रही थी। गुड जी। जब कभी ये देखिए 3 बिट का ऑपकोड है, जब ये ऑपकोड 0 0 0 होगा तो D0 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 होंगे। ऐसे ही जब 0 0 1 आएगा ऑपकोड में तो D1 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो इसका मतलब ये है कि D0 1 है तो कंप्यूटर समझ जाएगा ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है। अगर D1 1 है तो ऐड की है, D2 1 है तो लोड की, फिर स्टोर की, D6 तक तो ऐसे ही होगा। D6 तक तो पहले साथ जो है वो बता देंगे ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर D7 1 हो फिर कैसे पता लगेगा कौन सी इंस्ट्रक्शन है? तो D7 में पता लग जाएगा ये इंस्ट्रक्शन नॉन मेमोरी रेफरेंस है। अब नॉन मेमोरी में से वो रजिस्टर रेफरेंस है या वो इनपुट आउटपुट है, वो कैसे पता लगेगा? वो आई की वैल्यू पे। तो इसको हम कुछ यूं क्लासिफाई करते हैं कि इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रही है। एक वैल्यू है मेरे पास D7 की, फिर इंस्ट्रक्शन उसकी क्लास पता करनी हो कि कैटेगरी कौन सी है इंस्ट्रक्शन की। एक वैल्यू है मेरे पास D7
और एक वैल्यू i की। d7 0 हो सकता है, i 0 हो सकता है, d7 0 हो सकता है, i 1 हो सकता है, d7 1 i 0, d7 1 i 1। अब बताएं इस बेस पे बताएं, जब कभी d7 0 हुआ करेगा और i 0 होगा तो ये इंस्ट्रक्शन कौन सी हुआ करेगी जी, बोले कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी? वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है जब d7 भी 0 होगा और i भी 0 होगा? तो कौन सी कैटेगरी होगी इंस्ट्रक्शन सी? d7 0 है डिकोडर में, which means के d0 से d6 तक कोई एक 1 है उनमें से। तो d0 से d6 तक 1 है तो उसका मतलब है कि ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। और i0 का मतलब है 15th नंबर बिट 0 है, इसका मतलब है वो डायरेक्ट मोड में है। d7 0 है which means के d6 से d0 तक कोई एक 1 है, वो मेमोरी रेफरेंस है, लेकिन i1 का मतलब है इनडायरेक्ट मोड में है। इनडायरेक्ट मोड में मेमोरी रेफरेंस है। अगर d7 1 हो which means कि यहाँ पे 1 1 1 आ गया तो वो नॉन मेमोरी रेफरेंस है, और i0 बता रहा है कि मोड बिट 0 है तो वो रजिस्टर रेफरेंस है। और d7 1 i1 पे पता लगेगा वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। हम कह सकते हैं ये सिमिलरली इसको हम कहते हैं जब d7 कंप्लीमेंट 1 हो और i हो कंप्लीमेंट हो तो ये डायरेक्ट मोड में होती है, d7 कंप्लीमेंट i पे इनडायरेक्ट मोड में होती मेमोरी रेफरेंस है, d7 i कंप्लीमेंट पे रजिस्टर रेफरेंस और d7 i7 पे i पे ये दोनों मिलके जब बन दें तो ये इनपुट आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट, ये रजिस्टर रेफरेंस, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में MRI और ये डायरेक्ट मोड में मेमोरी रेफरेंस MRI। जी सर d0 से d6 तक एक 1 होना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए जब डिकोडर में या तो 001 पड़ा 00 पड़ा होगा, 001 002 010 कुछ भी बाइनरी वैल्यू पड़ी है, तो डिकोडर हमेशा अपनी तमाम आउटपुट में से किसी एक आउटपुट को हमेशा 1 देता है। वो डिपेंड कर रहा था उसकी इनपुट पे, जो इनपुट होगी कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा ना, 000 भी पड़ा होगा तब d01 होगा, 001 पड़ा होगा तो d11 होगा, 010 पड़ा होगा तो d2, 011 पे d3, 100 पे d4, 101 पे d5 और 110 पे d6 और 111 पे d7। तो जो इनपुट होगी उसकी बेस पे कोई एक तो लाजमी होगा। अगर मैंने कह दिया d7 0 है फिर तो गारंटी है कि d7 तो 1 नहीं है, वो तो बता दिया गया। ये मैंने कहा d7 0 है तो इसका मतलब वो d6 से d0 के दरमियान कोई एक 1 है जो कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की वजह से होगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन हो अभी तक का, कोई पॉइंट ना समझ आया हो किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक सबको समझ आ गया? ये यस सर। अब इसमें आपको ना आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा क्लियर होना स्टार्ट होगा कंप्यूटर एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है। इंस्ट्रक्शन रीड हो गया IR में आ गई, अब इसने उससे डिकोड कर लिया, पता लग गया इंस्ट्रक्शन कौन सी है। अब जब पता लग जाएगा तो इससे आगे फिर प्रोसेस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे हर इंस्ट्रक्शन की RTL पढ़ेंगे, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, जिसमें हम बताते ही हैं कि पेपर के ऊपर कि हर इंस्ट्रक्शन ने कब कब क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा और फिर उसका आगे हार्डवेयर डिजाइन करेंगे अगले 2-3 लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए सिलेबस इतना ही है, क्विज आज नहीं है, क्विज नेक्स्ट लेक्चर में चला गया। सर उसके सिलेबस